सोसाइटी का उद्घाटन 4 माह बाद 2 अक्टूबर 1792 को ब्रिस्टल कॉलेज का एक छात्र व 12 सेवक एक वालिस नामक विधवा के घर के पीछे एक कमरे में एकत्रित हुए और इस योजना पर विचार शुरू किया। उनमें से आधे लोग भी नाटिंगन नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने कैरी का संदेश नहीं सुना था। कैरी को दोबारा अपना संदेश सुनाना पड़ा। देखिए मोरेवियन लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और उनमें से कुछ ब्रितानी लोग हमारे ही समान और कुछ तो केवल कारीगर और गरीब लोग हैं। क्या हम बैप्टिस्ट लोग कुछ प्रयास भी नहीं कर सकते? एक शुरुआत के लिए सभी सहमत हो गए। हर एक से कहा गया कि वह लिख कर दे कि वह क्या कुछ दे सकता है। कुल राशि थी 13 पाउंड। निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत व एकमत होकर पारित किए गए। 1. सोसाइटी का नाम बैप्टिस्ट सोसाइटी कहलाएगा, जो अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए होगी। 2. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक सदस्यता शुल्क की शुरुआत की जाए। 3. कोई भी जन जो एक साथ $10 या एक बार 10 शिलिंग एवं 6 पैसे वार्षिक देगा वह सदस्य माना जाएगा। 4. रेवरेंड एंड्रू फुलर इस सोसाइटी के सचिव होंगे। इस प्रकार नींव डाली गई। ना तो अधिक योग्य, ना ही चर्च ऑफ इंग्लैंड के पुरोहित, परंतु केवल परमेश्वर ही निर्धनों को भेज रहा था कि संसार के दूसरे हिस्से को सुसमाचार सुनाए। जैसे ही समाचार फैला, लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे। हर व्यक्ति कुछ अपवाद के साथ अलग खड़ा था। उनको बहुत थोड़ा सम्मान मिला। 2000 वर्ष पूर्व लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। क्या यह व्यक्ति एक बड़ाई नहीं है? अभी लोगों ने मजाक उड़ाया कि इंग्लैंड ने एक मोची को भेजा है कि संसार को सुसमाचार सुनाए। जब समिति की अगली बैठक हुई, उन्हें लगा कि मिशनरी सोसाइटी की शुरुआत करने में उन्होंने जल्दीबाजी की, परंतु बिर्मिंगम से सैमुअल आ पहुंचे, जिनके पास 70 पाउंड दान राशि थी, जो कैनन स्ट्रीट चर्च द्वारा भेजा गया था, जिसके डीकन मिस्टर थॉमस पार्टस ने पूछताछ पर्चे की छपाई के लिए दान भेजा था। कैरी ने स्वयं भी 20 पाउंड का योगदान, जो एक मित्र न्यूकास्टल से प्राप्त हुआ था, भेजा। अगला प्रश्न यह था कि शुरुआत कहां से करें तथा किसको भेजे। कैरी की आत्मा में कैप्टन कुक की समुद्री यात्रा के वृत्तांत पढ़कर जो जिज्ञासा जागृत हुई थी, उसने उससे अगुवाई दी कि साउथ में देशी मिशन की स्थापना की जाए। यह उसके जीवन की एक बड़ी इच्छा थी कि वह स्वयं ही एक मिशनरी बने। अगली कार्यकारी बैठक में 10 जनवरी 1793 को बंगाल का हिसाब किताब मिस्टर थॉमस द्वारा पढ़कर सुनाया गया। एंड्रू फुलर ने कहा, भारत में एक सोने की खान है, परंतु यह इतनी गहरी है कि जितनी की पूरी पृथ्वी। तब उसने पूछा, इसे खोजने का साहसिक कार्य कौन करेगा? मैं इसमें उतरूंगा, यह कैरी का तत्काल उत्तर था। उन्होंने फुलर, सटकिल्फ और रायलैंड को संबोधित करते हुए कहा, परंतु स्मरण रखें कि रस्सियां आपको पकड़नी है। फुलर ने उत्तर दिया, इस कार्य को पूरा करने के लिए हम शपथ लेते हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे इसे पूरा करेंगे। जब भाई आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि थॉमस आ पहुंचे, जिन्होंने बंगाल में सेवा कार्य की सहायता हेतु लंदन में एक फंड शुरू किया था। जैसे ही कैरी ने अपने भावी सहयोगी को देखा, उठ खड़े हुए और उनके गले लगकर रो पड़े। लंबी बातचीत के बाद कैरी और थॉमस की नियुक्ति पूर्वी भारत में अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए मिशनरी पद पर की गई। दोनों को बीच में 100 या 150 पाउंड प्रति वर्ष की सहायता पर। यह धन 2 मिशनरियों, उनकी पत्नियों और 4 बच्चों के लिए था, वह भी तब तक जब तक मोरेवियन के समान अपनी सहायता स्वयं करने योग्य न हो जाए। उनकी विदाई की तैयारी तुरंत पूरी की गई, परंतु जो ही उनकी यात्रा शुरू हुई, उनकी मुश्किलें भी साथ ही में शुरू हो गई। अब सोसाइटी ने भारत में 2 मिशनरियों की सहायता के लिए फंड जमा करना आरंभ किया। भारत के लिए 2 मिशनरियों की यात्रा का खर्च फुलर द्वारा एकत्रित किया जाने लगा। इन यात्राओं के दौरान कैरी की भेंट हाल में अखबार के मुद्रक एवं संपादक विलियम वॉर्ड से हुई। कैरी ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर हमें आशीष दे तो हमें आप जैसे योग्यता वाला एक व्यक्ति चाहिए जो धर्मशास्त्र की छपाई करने में हमारी सहायता करे। मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। विलियम वॉर्ड ने 5 वर्ष बाद वही किया। घर से विरोध। कैरी जब घर पहुंचे और अपनी नियुक्ति का समाचार अपनी पत्नी को सुनाया, उन्होंने उत्तर दिया, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं समुद्र में डूबकर मरना नहीं चाहती और ना ही काले लोगों के हाथों मरना चाहती हूँ, और ना मैं तुम्हारे जाने पर अपनी सहमति दूंगी।
आखिर में फुलर साहब को आकर समझाना पड़ा और यह निर्णय हुआ कि कैरी अपने बड़े बेटे फेलिक्स को लेकर भारत जाए और श्रीमती कैरी दूसरे दोनों लड़कों के साथ इंग्लैंड में ही रहे जब तक कि कैरी वहां स्थापित न हो जाए और वापस आकर उन्हें ले जाए। दोनों मिशनरियों की भारत यात्रा का खर्च एकत्रित करना एक कठिन कार्य था। दूसरी समस्या उससे भी बड़ी थी कि किस जहाज से जाए। उस समय भारत जाने वाले जहाज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे और उसमें किसी यात्री को जाने की अनुमति तभी होती थी जब तक कि उसे कचहरी के निर्देशकों का लाइसेंस प्राप्त न हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी खुले तौर पर मिशन कार्य के विरोध में थी, इसलिए यात्रा का लाइसेंस मिलने का प्रश्न ही नहीं था। थॉमस ऑक्सफोर्ड ईस्ट इंडिया मैन जहाज के कैप्टन से परिचित थे। उन्होंने दोनों मिशनरियों को ले जाने की स्वीकृति दे दी और यह कार्य उन्होंने जोखिम पर किया। परंतु जब जहाज के चलने का समय आया, कैप्टन को उन्हें ना ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बिना लाइसेंस के किसी को ना ले जाए, इसलिए दोनों को उतरना पड़ा। उन्होंने 250 पाउंड भुगतान किया था, जिसमें से उन्हें केवल 150 पाउंड लौटाए गए। कैरी ने फुलर को लिखा, अभी तो हमारी योजना को झटका लगा है, परंतु परमेश्वर के प्रबंध का भेद चाहे कितना ही रहस्यमय हो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे कार्य अनंत परमेश्वर की अगुवाई में है। पत्र पाकर मिस्टर फुलर ने कहा, सब व्यर्थ हो गया। परंतु थॉमस को एक डेनमार्क का जहाज मिला जो अगले सप्ताह जाने वाला था। लंदन में रुके जहाज का इंतजार करते हुए कैरी को समाचार मिला कि कैरी को एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसकी माता ने उसका नाम याबेस रखा, जिसका अर्थ है दुखी। कैरी ने उत्तर में लिखा, यदि मेरे पास सारा जगत हो तो मैं तुम्हारे और बच्चों के बदले दे दूं कि तुम मेरे साथ रहो, परंतु कर्तव्य की जिम्मेदारी इतनी मजबूत है कि यह बाकी सब चीजों पर भारी है। मैं बिना आत्मा में दोष लिए लौट न सकूंगा। हमें नहीं पता कि हम कब जा पाएंगे, परंतु मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह का समय और है। मेरे बच्चों से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और लगातार उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। फेलिक्स का भी प्यार मिले, मेरे लिए यह प्रार्थना का उत्तर है। ईश्वर पर भरोसा रखो। किट्टी, भाई और बहनों को प्रेम। विश्वास रखे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यह देखकर कि यात्रा आरंभ होने से पूर्व थोड़ा समय अभी भी हाथ में है, कैरी और थॉमस एक आखिरी कोशिश करने के लिए नॉर्थम्पटन पहुंचे कि डार्थी को तैयार करें। काफी जोर देने के बाद डार्थी एक शर्त पर तैयार हुई कि उसकी बहन किट्टी भी उसके साथ चले। तुरंत उन्होंने यात्रा की तैयारी में आवश्यक सामान बांधा तथा डोवर चले गए। 12 जून को जब परिवार डोवर में गहरी नींद में सो रहा था तो उन्हें इस समाचार ने जगा दिया कि जहाज बंदरगाह से चल पड़ा है। 13 जून की सुबह उन्होंने अपने आप को यात्रा में पाया। कैरी के सामने पत्नी और सहयोगियों के अलावा और भी समस्या थी। 58 साल के उनके पिता, जिन्होंने संघर्ष के बाद भी कहना नहीं छोड़ा, क्या विलियम पागल हो गया है? ये बात उन्होंने तब कहना शुरू किया जब उन्हें यह पत्र मिला कि विलियम भारत के लिए रवाना हो रहा था। उनकी माता का देहांत 6 वर्ष पहले ही हो चुका था। कैरी भारत में। इस प्रकार 2 मिशनरी पूर्व में प्रवेश हुए जो धन के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए आए थे। उन्होंने अपना प्रिय देश इंग्लैंड छोड़ा, स्नेही मित्र और रिश्तेदार छोड़े कि अजनबी देश में अजनबी लोगों के बीच रहे, क्योंकि वे प्रभु यीशु के आदेश का पालन करना चाहते थे, जिसने कहा था कि जगत के छोर छोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। वे अपने प्रिय उद्धारकर्ता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे गरीबों की सेवा करने आए थे और उनके जीवनों का उत्थान करने आए थे। उन्होंने अपने व्यवसाय छोड़े, अपना देश छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, क्योंकि उनकी आंखें अनंत खजाने पर लगी थी। कैरी जब बंगाल की धरती पर उतरे वे 30 वर्ष के थे। कैरी ने 2 सिद्धांतों पर अपना कार्य आरंभ किया। यह बात उन्होंने प्रभु यीशु व पौलुस की शिक्षाओं व मोरेवियन भाइयों के उदाहरण से सीखी। पहला, एक मिशनरी को उन लोगों के एक साथी के रूप में रहना चाहिए जिनके लिए वह भेजा गया है। दूसरा, एक मिशनरी को जितना जल्दी हो सके स्वावलंबी होना तथा अपने व्यय पर प्रचार प्रसार करना है। उसके लिए कलकत्ता में रहना था। कुछ ही दिनों में उनका धन खर्च हो गया। कलकत्ता की महंगाई ने पूरे दल को कलकत्ता से 30 मील दूर बंदेल नदी की ओर जाने पर मजबूर किया, जो एक पुर्तगाली अर्ध शहरी क्षेत्र था। वहां उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वे रोजाना प्रचार करते और लोगों से बातचीत किया करते थे। उन्होंने गांवों, बाजारों और कस्बों में भेंट करने के लिए, जो नदी के दोनों किनारों पर थे, एक नाव खरीदी, परंतु एक अंग्रेज के लिए खेती बाड़ी करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी।
तब उन्होंने सुना कि कलकत्ता में पड़ती भूमि पड़ी है, परंतु उन्हें निराशा ही मिली। डेनिश जहाज के कप्तान को जब यह बात पता चली कि कैरी ने वनस्पति शास्त्र में कुछ लिखा है, तो उन्हें सलाह दी कि कंपनी के बोटैनिकल गार्डन के प्रभारी से मुलाकात करे तथा अधीक्षक के खाली पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करे। जब कैरी जाकर प्रभारी से मिले, उन्होंने बताया कि यह पद भर चुका था, परंतु उन्होंने थके हुए नौजवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बेघर, पागल पत्नी, साली और 4 में से 2 बच्चों के साथ जो खराब भोजन के कारण पेचिश के शिकार थे, ऐसी हालत में कैरी को नीलू दत्त नाम का एक अच्छा दोस्त मिला, जिसने अपने बगीचे वाला घर रहने के लिए दिया जब तक कि उनकी स्थिति बेहतर ना हो जाए। जगह छोटी और अच्छी नहीं थी, परंतु कैरी इस कृपा को कभी ना भूले। बहुत दिनों बाद कैरी ने नीलू दत्त की उनकी निर्धनता के समय में मदद की। कैरी तुरंत बंगाली भाषा में सुसमाचार प्रचार करने लगे। ये बंगाली उन्होंने जहाज पर यात्रा के दौरान मिस्टर थॉमस से सीखी थी। आखिरकार यही उनके जीवन का लक्ष्य और भूख था। उसके चारों ओर एक मुस्लिम समाज था, जिन्हें उसने सुसमाचार सुनाया तथा प्रभु यीशु का मार्ग बताया। उन्होंने यात्रा के समय उत्पत्ति की पुस्तक का अनुवाद करने में मिस्टर थॉमस की सहायता की थी। अब 2.5 महीने बाद उन्होंने सोसाइटी को लिखा, मैंने एक और कार्य पूरा कर लिया है और दूसरा कोई कार्य नहीं सिवाय इसके कि अपनी भाषा के ज्ञान में कुछ वृद्धि की है। और यहाँ पर कुछ और अति बुद्धिमान लोगों से मुलाकात हुई तथा स्थानीय लोगों की इच्छाओं को समझा। आज उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय का प्रूफ संशोधन पूरा कर लिया है, जिसके बारे में मुंशी कहते हैं बहुत अच्छी बंगाली में लिखा गया है। 15-16 मील पैदल चलकर थके हुए फिर भी कुछ मुद्रा विनिमय करने वालों के साथ प्रभु यीशु के विश्वास की अनिवार्यता पर आनंद के साथ बात करते हुए उन्हें संतोष मिला, जो कलकत्ता के निवासी थे परंतु बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। कैरी ने सुना कि सुंदरवन के जंगलों में खेती के लिए भूमि उपलब्ध थी। यह जमीन दलदली और शेरों से भरी कलकत्ता की दक्षिण पूर्व की ओर स्थित थी, इसलिए पूरा दल उसी ओर चल पड़ा। थॉमस द्वारा उधार लिए गए $16 के साथ एक नाव किराए पर ली गई। चौथे दिन जब केवल एक ही बार का भोजन बचा था, मिशनरी परिवार को एक अंग्रेज का घर दिखाई दिया। जैसे वे चलकर उस घर तक गए, घर के स्वामी ने उन्हें मेहमान नवाजी के लिए आमंत्रित किया। वे थे मिस्टर चार्ल्स शार्ट, जो कंपनी के नमक निर्माण के प्रभारी थे। उन्हें कैरी के कार्य से कोई सहानुभूति नहीं थी, फिर भी उन्होंने मिशनरियों की सहायता की। कुछ ही समय में उनका अपना हृदय भी मसीह के प्रेम के प्रति खुल गया। कुछ समय पश्चात उन्होंने श्रीमती कैरी की बहन किट्टी से विवाह कर लिया और इंग्लैंड में दोनों ने महान मिशनरी की कहानियों को लोगों को बताया। अत्यधिक गर्मी, उमस और चारों ओर सांपों के भय ने डार्थी, उनकी पत्नी को अपने बच्चों के प्रति लगातार चिंता में डाले रखा। उन्हें दस्त की दर्दनाक व लंबी बीमारी से जूझना पड़ा और उनकी सहायता करने वाली किट्टी चार्ल्स शार्ट के साथ विवाह करने का निर्णय ले चुकी थी, जिस व्यक्ति ने उन्हें अपना घर रहने के लिए दिया था। अब डार्थी को बिल्कुल अकेलापन लग रहा था। पानी से भरे जंगलों में जहां शेरों की बड़ी संख्या थी, लोगों को पता चला कि साहब के बंदूक से शेर भागते हैं, तो लगभग 3 से 4 हजार स्थानीय लोग कैरी के चारों ओर रहने लगे। ऐसा था उनका विश्वास, जिस पर उन्होंने लिखा, जब मुझे अच्छी तरह से प्रचार करने लायक भाषा आ जाएगी, मुझे कोई शक नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया होगी। यहाँ पर इन सैकड़ों में से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और प्रचारक तो हजारों की संख्या में चाहिए। हिंदुस्तान में मैं मराठा देश और उत्तर में कश्मीर है, जिसमें जहां तक मैं समझता हूँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं जो ईश्वर को ठीक रीति से जानता हो। मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा, जलवायु गर्म भी है और सहने लायक भी नहीं, परंतु फिर भी मैं अपना कार्य करना कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ माह पश्चात मिस्टर थॉमस के एक मित्र उदने ने मिस्टर थॉमस और कैरी दोनों को नील के कारखाने में अपना सहायक बनने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक को 250 पाउंड वार्षिक वेतन देने की पेशकश की गई। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कैरी ने तुरंत पीछे सोसाइटी को लिखा, परमेश्वर धन्य हो, मैं एक ऐसे यात्री के समान महसूस कर रहा हूँ जो तेज तूफान में घिरा हो और जिसके सारे वस्त्र गीले टपक रहे हो और आसमान को साफ होता हुआ देख रहा है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ सोसाइटी को लिखता हूँ कि मेरी परिस्थितियां ऐसी है कि अब मुझे भविष्य में आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है।